गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गोनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है उसका भारत में किस तरीके से उसका स्थानिक वितरण है एवं जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि की सामाजिक एवं आर्थिक उलझनें और नगरीकरण। तो भारत जैसे विशाल देश की हम बात करें तो भारत में जैसे कि मैंने बताया था भौतिक विभाजन जब किया था तो यहाँ पर जो है वो एक तरफ पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तर का विशाल मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये थार का रेगिस्तान और ये तटीय प्रदेश। तो भौगोलिक मतलब इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सबसे पहले इसका हम करेंगे परिचय। जनसंख्या का महत्व क्या है और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक कौन से। इसमें दो कारकों में पहला कारक जो है वो भौतिक कारक है और दूसरा है मानवीय कारक। तो भौतिक कारकों की हम जब बात करते हैं तो भौतिक कारक जो होता है वो अवस्थिति, धरातल, ऊंचाई, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जलापूर्ति, खनिज, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं और कोई ऐसे कारण होते हैं जो जनसंख्या के स्थानिक वितरण को भारत में प्रभावित करते हैं। हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पर अगर धरातल की बात करें, धरातल का जो उच्चावच है उस आधार पर हम भारत की बात करें तो भारत का जैसे कि ये मैंने बताया था प्रथम में, ये भौतिक प्रदेश में हम विभाजित करते तो ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पर पूरा हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है एक तरीके से। यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यहाँ पर मध्य का जो गंगा, यमुना और यहाँ ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यहाँ असम में मैदान, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यहाँ तटीय प्रदेश, यहाँ तटीय प्रदेश, ये द्वीपीय समूह। तो जो भौतिक दशाएं होती है वो मानवीय जीवन को, मानवीय जनसंख्या को प्रभावित करती है। ये इसका मूल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब परिचय की बात करें तो परिचय में जनसंख्या जो है वो मानवीय और प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी गिना जा सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र की जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के अनुकूल वहाँ की एक पॉलिसी बनती है। पृथ्वी तल पर मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। इन दोनों के पारस्परिक अंतर्संबंध से ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास होता है। जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास जो होना है तो वो जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर जनसंख्या नहीं होगी किसी प्रदेश विशेष में तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विकास होना वो विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन दोनों मिलकर एक प्रदेश के प्रादेशिक विकास को निरूपित करते हैं। यानी कि किसी प्रदेश में भौगोलिक दशाएं जैसी हैं तो वहाँ के मानव को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और उस प्रदेश का विकास निरूपित होता है, विकास जो है चरम सीमा पर आता है। प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन दोनों मिलकर एक प्रदेश के प्रादेशिक विकास को निरूपित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन में जल, वायु, मिट्टी आदि, मानवीय संसाधन में लिंगानुपात, विभिन्न प्रजातियां, आयु वर्ग, साक्षरता, मानव की कार्यक्षमता आदि को सम्मिलित किया जाता है। अमानवीय संसाधन के क्षेत्रीय वितरण में समानता नहीं पाई जाती क्योंकि भारत का भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं समान नहीं है। मैंने बताया था कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो और जलवायु दशाएं है वो असंतुलन पैदा करती हैं। प्रादेशिक आधार पर इनकी उपलब्धता विशेषता में अंतर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या का क्या महत्व है। तो जनसंख्या की ही प्रकृति से प्राप्त किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाती है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा के संसाधनों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं आदि का उपयोग करके वह मानव उत्पादन, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि को संभव बनाता है तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध, सांस्कृतिक विकास करता है। मानव समूह अपने निवास तथा भोजन प्राप्ति के लिए विभिन्न भूभागों का उपयोग करने के साथ ही उनके स्वरूप में परिवर्तन करके उन्हें संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। किसी देश में उपलब्ध विविध संसाधनों के विकास के माध्यम से राष्ट्र का क्षमतावान विकास और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति का आधार माध्यम तो मानवीय गुणोत्तर ही है। कठोर परिश्रमी विकास की चाह रखने वाली एवं कुशल जनसंख्या रूपी वाहन पर सवार होकर ही जापान देश एवं सरकार सीमित संसाधनों में भी विश्व की सबसे बड़ी देशों में एक बन बैठा है। यानी कि वहाँ की प्राकृतिक जो समरसता है वो कहीं ना कहीं विकास की चरम सीमा को नहीं पहुँचाती, लेकिन वहाँ की जनसंख्या इतनी तकनीकी पर आधारित होगी कि जापान, यूएसए जैसे, अब यूएसए की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वर्तमान में तो जैसे कोरोना काल चल रहा है तो वहाँ की जनसंख्या को पूरी तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन आज से 1 वर्ष पूर्व जब हम बात करते थे विकास की चरम सीमा पर था। उसका मुख्य कारण वहाँ की सर्विस सेक्टर्स है।
जनसंख्या जो है वो कृषि प्रधान देश ने होकर एक सर्विस सेवाओं को प्राथमिकता देता है और वहाँ के किसी भी तरीके से अपने जीवन जो स्तर है उस स्तर को ऊंचा उठाने का, हाई फैसिलिटी हाई प्रोफाइल की लाइफ स्टाइल जीने का मुख्य जरिया बन गया है। प्रशिक्षित एवं विकास के प्रति आशावान व श्रम करने वाली जनशक्ति से बढ़कर कोई अन्य संसाधन ये विकास द्वार नहीं हो सकता। यानी कि प्रशिक्षण एक ऐसा चीज है जो विकास को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य करता है। आज सरकार विकास के लिए प्रथम चरण के रूप में जनशक्ति जागृत करती है। चीन का भारत से अधिक अल्प विकसित 1947 का मानव समुदाय अफीम के नशे की चाह करने वाला रूस की सहायता से सर्वांग शिक्षा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करके एक विशाल एवं विकसित देश की भांति उठ खड़ा हुआ है। यानी कि चीन जो था वो 1947 से पहले मतलब इतनी विकास की चरम सीमा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनसंख्या के एक जो सामंजस्य बढ़े, जनसंख्या वहाँ बढ़ गई तो उस अकॉर्डिंग उसने वहाँ की जनसंख्या पॉलिसी बनाई, वहाँ के रोजगार डेवलप किए, वहाँ के कृषि संसाधनों, वहाँ के औद्योगिक क्रियाओं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जिस वजह से वो जनसंख्या विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन होने के बावजूद भी डेवलप कर रहा। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसको भी वहाँ प्रकोप उसने ही किया है, चीन देश ने। आज की प्रशिक्षित और शिक्षित समाज राष्ट्र विकास का सबसे बड़ा अवलंबन है। यह सबसे बड़ा संसाधन भी है। जहाँ जहाँ यूरोपवासी आकर बसे, चाहे वह अंधकार वाला अफ्रीका महाद्वीप रहा हो या निर्जन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या सुदूर घने वालों लैटिन अमेरिका का उत्तरी अमेरिका हो, सभी स्थानों पर यूरोपीय मानव ने अपनी क्षमता व तकनीकी के आधार पर वहाँ विकास किया है। अपना आर्थिक स्तर उच्च बनाए रखा। मानव संसाधन की उत्कृष्ट क्षमता ही विकास के द्वार की प्रथम पूंजी है। इसी कारण सारे विश्व में सभी अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्री और भूगोल व्यक्ति आज मानव को उत्कृष्ट संसाधन बनाते हैं। जैसा कि आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मानव भूगोल, तो उस भूगोल के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जो भौतिक दशाएं हैं और जलवायु है उसका प्रभाव मानव के विचार, मानव की जीवन शैली पर पड़ता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करूँ तो पूरा ये विश्व है, उस विश्व में 0 डिग्री से 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री अधिकतम, और यहाँ कर्क और मकर रेखा के बीच की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर हाई टेम्परेचर पड़ता है। तो वहाँ के लोगों का जो चिंतन है वो एक तरीके से लचीलापन होता है। जबकि शीत प्रदेशों में पाए जाने वाले, शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले जो लोग हैं वो एक तरीके से साहसी होते हैं, उनमें कार्य क्षमता अधिक होती है, वो बहादुर होते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें मानव भूगोल के अंदर आप पढ़ के आए हो। उष्ण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं आलसी होते हैं, थकान का जल्दी महसूस होता है उनको, और किसी भी कार्य को करने से वो डरते हैं। जबकि पर्वतों में रहने वाले लोग जो होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक तरीके से साहसी होते हैं। उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बौद्धिक क्षमता का स्तर उच्च होता है, जिस वजह से वो विकास को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। यहाँ भौतिक कारकों की बात करते हैं तो अवस्थिति, धरातल, ऊंचाई, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जलापूर्ति, खनिज, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि और सूखा, ऐसे प्राकृतिक कई आपदाएं हैं जो कई भौतिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले अवस्थिति की। तो भारत की अवस्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर रहने वाला जो लोग है और यहाँ पर रहने वाला जो लोग है उनका जनसंख्या का वितरण एक जैसा नहीं होगा, अपितु असमान होगा। क्योंकि इस क्षेत्रों में जो जलवायु है, मिट्टी है, धरातल है, कृषि है, वो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अलग है। कैसे है उसकी बात करते हैं। देश की केंद्रीय स्थिति आर्थिक जनसंख्या को आकृष्ट करती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अन्य प्रदेशों में सरलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। मैदानी भागों में समतल भूमि, कृषि, परिवहन, व्यापार आदि कार्यों का अधिक जमाव पाया जाता है। यानी कि मैंने बताया था कि इन क्षेत्रों में जो उत्तर का मैदान है, मैदानी प्रदेशों में मानव बसा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर जीवन जीने की सारी सुविधाएं मिल जाती है। हॉस्पिटलिटी है, एजुकेशन है, सर्विस सेक्टर है, रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, औद्योगिक क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं मैदानी क्षेत्रों में मिल जाती। व्यापार है, परिवहन है, सारी चीजें अच्छे से मिल जाती। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में या निर्जन क्षेत्रों में वो सारी चीजें नहीं मिल पाती, जिस वजह से जनसंख्या का बसा वहां पर कम होता है।
यही कारण है कि भारत की जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। देश के आंतरिक भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है। जिन प्रदेशों में स्थिति पहाड़ी भागों में पाई जाती है वहां जनबसाव कम होता है। मैंने बताया हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र में जनबसाव कम पाया जाता है। इसी तरह पठारी भागों में स्थित होने के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है, यानी कि पठारी भागों में वो चीजें जल नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वहां पर जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है और जल है ही जीवन है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि भारत की जो भौतिक विभाजन है वो अवस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। नंबर 2, धरातल या उच्चावच रिलीफ। धरातल की बात करें तो देश में जनसंख्या के वितरण के निर्धारण में भू आकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या के बड़े बड़े केंद्र मैदानी भूभागों जहां जल की आपूर्ति अच्छी है पाए जाते हैं। जल की पर्याप्त आपूर्ति, उपजाऊ भूमि, खाद्यान्नों का उत्पादन मुख्य उत्तरदायी कारक हैं। देश में जनसंख्या का अधिक केंद्रीकरण हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित मैदानी क्षेत्रों की घाटियों में पाया जाता है। साधारणतः मैदानी भागों में विशेष रूप से गंगा यमुना के क्षेत्र में जनसंख्या का सघन वितरण इस बात को इंगित करता है कि यह उत्तम खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र है। देश के पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान में कुछ क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले हैं। ये सभी क्षेत्र निम्न भूमियों में स्थित हैं, जिनमें जलापूर्ति पर्याप्त, मिट्टी अधिक उपजाऊ और जिनमें धान व चावल की कृषि की जाती है। पश्चिमी रेतीला मैदान में अधिकांश भाग में अति शुष्क दशाएं पाई जाती है, जिसके परिणाम से वहां जनसंख्या का वितरण बहुत विरल पाया जाता है। मैंने बताया था शुरू में ही कि जहां पर मैदानी भाग होगा वहां पर जनसंख्या का बसावड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। जैसे कि हमें बात की भारत की, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण वहां पर कृषि योग्य जलवायु, सिंचाई, परिवहन, व्यापार, बाजार, खाद्यान्न उत्पादन और वो सारी चीजें किसानों को मिल जाती है, तो वो इस क्षेत्र में मिलती है। भारतीय पंजाब, यहाँ हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश बिहार का ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो जलोढ़ मैदान उपजाऊ भूमि है। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात करें तो वहां का सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो होता है। तो वहां के किसानों को इस तरीके की जलापूर्ति मिल जाती है, जल मिल जाता है, सिंचाई के लिए सुविधा मिल जाती है, खाद्यान्न मिल जाता है, बीज मिल जाते हैं आसानी से, सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें वहां पर होती है, इस जनसंख्या वहां पर अधिक है। अब मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला है, उसके पूर्व की बात करूँ तो वहां पर तो जनसंख्या का बसाव है, क्योंकि वो जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो पार्ट है झुंझुनू, सिक्किम झुंझुनू का, तो वो एक मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। जबकि यहाँ का जो अरावली के पश्चिम वाला पार्ट है वो पूरा रेगिस्तान है। जिससे रेगिस्तान की बात करें हम, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और ये इधर जो पश्चिम वाला पार्ट है श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर पानी की कमी है, जिस वजह से वहां का जनसंख्या जो है वो विरल पाई जाती, कम होती। वहां की जनसंख्या पॉपुलेशन में बात करते हैं तो सबसे कम मिलती है। यही कारण है कि जनसंख्या का वितरण जो है वो धरातल जो होता है वो किस तरीके से प्रभावित करता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि कच्छ का रण में एक तरीके से वहां पर पूरा समुद्र का एक नमक लवणीय प्रदेश है, दलदली प्रदेश कह सकते हैं हम इसको, कच्छ के रण में। तो वहां पर भी जनसंख्या का बसाव कम होगा। यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में बात करें तो वहां पर पहाड़ी है, ठंड ज्यादा है, जिस वजह से वहां पर जनसंख्या तो है लेकिन कम संख्या में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो वहां पर भौतिक सुविधाएं मानव जीवन को उच्च स्तर बनाने के लिए नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो वहां पर धरातल जो होता है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं ऊंचाई। ऊंचाई मैंने पहले ही बता दिया, इसके बावजूद भी जनसंख्या की सघनता और ऊंचाई का विलोम संबंध पाया जाता है। भारत की 80% जनसंख्या 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है, यानी कि अधिकतम जनसंख्या जो है वो मात्र 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। ऊंचाई के साथ साथ जनसंख्या कम होने के कारण अनेक हैं, जैसे ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम होता है, और वायुदाब को नापने का अगर आपको अनुमान लगाना हो तो किसी भी पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो आप 500 मीटर से ऊपर पहाड़ी चढ़ने के बाद आपको एक थोड़ा सा हल्के से दिमाग में चक्कर आने का आभास होगा। तो चक्कर आने का आभास होता है तो वहां पर आप समझ जाइए कि वहां पर एयर प्रेशर जो है, वायुदाब है, वो कम होता है, जिस वजह से ऐसा होता है, नंबर 1। दूसरा, जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे, धरातल का जो समतल भाग है, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो अगर आप वहां पर खाना पकाने के लिए जाएंगे तो वहां पर एयर प्रेशर जो वायुदाब होता है उसका प्रभाव होता है, तो खाना बहुत लेट से पकता है, और समतल धरातल पर खाना जल्दी पक जाता है। इसका वजह जो है वो हमारा वायुदाब है।
अब जब खाना भोजन जो है व्यक्ति की मूलभूत उदर पूर्ति होती है, तो वो समतल भागों में निवास करना चाहेगा, क्योंकि ऊंचाई पर जब जाएगा तो वो खाना भी नहीं पकेगा, बहुत लेट पकता है। इस वजह से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मैदानी भागों में निवास करूं, खाना भी और सारी चीजें जीवन जीने की उच्च स्तरीय जो जीवन शैली है वो सारी चीजें हमें मैदानी भागों में मिल जाती है। ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होती है, आर्थिक क्रिया नगण्य हो जाती है, कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, परिवहन के मार्गों साधनों का अभाव होता है। जिससे पहाड़ी भागों में पहाड़ियों को काटकर वैसे तो अभी विकास किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी भागों में परिवहन की भी समस्या हो जाती है। पर्वतीय बीमारियों की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो कई प्रकार की रोगों से हमें ग्रस्त होना पड़ता है। देश में कुछ खनिज पदार्थों से धनी भागों और उष्ण प्रदेशों को छोड़कर सर्वत्र ही एक निश्चित ऊंचाई के साथ भोजन और आबादी के घनत्व दोनों की ऊंचाई के साथ साथ कमी हो जाती है। मैदानी प्रदेशों की तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सुख सुविधाएं विद्यमान है। वस्तुतः ऊंचे भागों में लोग सदा से मैदान में आकर बसते रहे हैं, अब भी घनी आबादी वाले भागों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। फोर्थ है जलवायु। जलवायु किस तरीके से भारत की जो भौगोलिक जो जनसंख्या वितरण उसको प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक मुख्यतः जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला है। ये कारक वर्षा व तापमान स्तर, इनका प्रभाव निरंतर रहता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से मानव विकास और क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। जलवायु द्वारा निर्धारित सीमाओं के बाहर मानव नहीं कहा जा सकता। जलवायु द्वारा लगाई गई सीमाओं के कारण ही राज्यों के 60% भाग की कम जनसंख्या बसा पाया जाता है। तापमान, वर्षा की कठोरता भी जन बसाव को प्रभावित करती है। पश्चिमी थार के मरुस्थल में जलवायु की अनुपयुक्तता के कारण जन बसाव कम पाया जाता है। उपयुक्त जलवायु के कारण ही पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान, उत्तर के मैदान में जन बसाव सघन पाया जाता है, जबकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पठारी भूमियों में अनुपयुक्त जलवायु के कारण जन बसाव कम पाया जाता है। अतः जनसंख्या के वितरण को विभिन्नताएं मिलती हैं। हिमालय प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर जलवायु जो होती है वो उसके वितरण को प्रभावित करती है, जिस वजह से वहां पर जनसंख्या कम होती, विरल होती है। वही मैदानी भागों की बात करें तो वहां पर जलवायु जो होती है वो एक तरीके से मानव जीवन को सारी सुविधा उपयुक्त कराती है, जिस वजह से वहां पर जनसंख्या होगी वो कहीं न कहीं उसका बसाव जो होगा वो ज्यादा होगा। मैं शुरू में बताया कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को बहुत ही सुगमता से प्रभावित करते हैं। समझने, अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल पढ़ रखा है तो आपको ये कंटेंट समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपने वहां नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अगला है वनस्पति, वेजिटेशन। तो वनस्पति की बात करें तो वनस्पति न्यूनाधिक मात्रा में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, जहाँ वन काटने और घासें मिलती हैं वहाँ पशुचारण व्यवसाय किया जाता है। अति आर्द्र वन जनसंख्या को कम आकृष्ट करते हैं। विषुवत रेखीय उष्णाद्र वनों का आर्थिक महत्व कम होने के कारण वहां जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन शीतोष्ण प्रदेशीय वनों का आर्थिक महत्व होने के कारण वहां जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार घास प्रदेशों में पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय विकसित है। मिट्टियां, अगला है मिट्टियां। तो मिट्टियां जो होती है वो जनसंख्या का मुख्य आधार भोजन है। भोजन प्राप्ति के लिए कृषि की जाती है। कृषि मिट्टी के उपजाऊपन से प्रभावित होती है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में उत्तम कृषि होने के कारण जनसंख्या निवास करती है। सिंधु, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र बेसिन आदि में अधिक जनसंख्या पाई जाने के कारण वहां नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी और उत्तरी पश्चिमी भारत में रेतीली मिट्टी के कारण कृषि कार्य कम होने से जन बसाव कम पाया जाता है। वही भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों में प्रायद्वीपीय भाग की काली मिट्टी के कारण कृषि व्यवसाय उन्नत होने से जन बसा सघन है। दक्षिण में केरल बहुत सघा घना बसा राज्य है। मिट्टी जो होती है वो मिट्टी धरातल और मिट्टी का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। तो मिट्टी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे कि यहाँ पर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ या मालवा के पठार की बात करूँ तो यहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता है, जिस वजह से वहाँ पर कपास की कृषि ज्यादा होती है। अब कपास की कृषि ज्यादा होती है, यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर रेतीली भूमि है तो वहाँ पर ज्वार और मोठ की कृषि होती है। तो पर्टिकुलर क्षेत्र में जो होने वाली मिट्टी एक जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर, तो यहाँ गेहूं की कृषि। यदि उत्तर प्रदेश, ये पंजाब, हरियाणा, इन प्रदेशों में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता के कारण यहाँ पर जो है वो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जबकि अगर मैं यहाँ पर्वतीय क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर केसर और सेब की खेती होती है। अगर केसर और सेब की खेती यहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात करें भारत के, तो वहां पर लगभग कठिन है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि उच्च ढलानों में ही खेती होती है। यहाँ पर मैं मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, जैसे कि
असम की चाय के बागान की बात करो तो वहां पर पर्वतीय ढालों के होने की वजह से वहां की मिट्टी के अनुरूप चाय की खेती होती है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में चाय की खेती के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी जो वो विश्व प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि उस क्षेत्र और कृषि के लिए उस अनुरूप उसकी मिट्टी मिलती है, जिस वजह से मिट्टी जो होती है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। 7 है जलापूर्ति, वाटर सप्लाई। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस ने शब्दों में जल जैविक एवं घरेलू आवश्यकता की पूर्ति, औद्योगिक कार्यों, सिंचाई, परिवहन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। अतः धरातल पर जहां कहीं भी जल सुलभ होता है वहां मानव बस जाता है। भारत के मरुस्थलीय भागों एवं वृष्टिचाया प्रदेशों एवं तीव्र ढालों वाले पूर्वोत्तर भागों में जलाभाव के कारण वर्षा के जल की न्यूनता और भूमिगत जल का अभाव होता है। यानी कि भूमि में, जैसे कि मैंने बताया था, पूरे विश्व में 70.8% जल भाग है। इसके बावजूद भी शुद्ध पेयजल की पूरे विश्व में कमी है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो शुद्ध पेयजल मिल रहा है, भूमिगत जल जो है, उसका एक संतुलित वितरण नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से जल का अभाव है। जैसे हम अगर दिल्ली या मुंबई में चले जाएं और अपना रिप्रेजेंट करें कि मैं राजस्थान से हूं, तो वो लोग ये कहते हैं कि वहां जल की कमी है, जबकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे जयपुर का कोई निवासी है या बांसवाड़ा या माहिडम है, जहां पर जल की अधिकता है, वहां वो लोग अचंभित रह जाता है कि जल की समस्या क्यों कहते हैं। अब जैसे कि बाड़मेर चले जाए, जैसलमेर चले जाए, राजस्थान के पश्चिमी भागों में, तो वहां पर भी जल तो है, लेकिन वो बहुत गर्त में है। और वहां पर उस अनुरूप जल में, जैसे कि आप कभी विजिट करेंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में जब जाएंगे तो वहां का गर्मी के दिनों में भी 1-2 लोटे पानी जो आप पी लेंगे तो वहां की उसमें फास्फोरस जो होती है, लवणीय क्षमता होती है, जिस वजह से हमें वहां के जल में एक लवण होता है, वो पीने के बाद हमें प्यास का अनुभव कम होता है, क्योंकि उस क्षेत्र की मिट्टी और धरातल जो होती है उसकी वजह से उसकी जल की क्षमता जो होती है उसमें उतनी ऊर्जा होती है, जिस वजह से हमें अब कहते हैं कि इतना गर्मी पड़ती है, वहां टेम्परेचर कम ज्यादा है, उसके बावजूद भी वहां के लोग जीवित कैसे रहते हैं? पानी की समस्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं, जब आप विजिट करेंगे तो पाएंगे कि वहां की जो जल की क्षमता है, उस क्षमता में मिनरल्स पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से वहां को पानी पीने के 1 लोटा पानी पीने के बाद, 1 लीटर पानी पीने के बाद व्यक्ति आसानी से प्यास अनुभव कर पाता है। भारत में मरुस्थलीय भागों में वृष्टिचाया प्रदेश व तीव्र ढालों वाले पूर्वोत्तर भागों में जलवायु के कारण वर्षा की जल की न्यूनता, भूमिगत जल का अभाव है। राज्य में प्राचीन काल में मानव सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है, क्योंकि नदियों के में पानी के पीने, सिंचाई के लिए जल और परिवहन की सुविधा मिल जाती है। जल का प्रभाव पर्वतीय एवं मरुस्थलीय भागों में देखा जा सकता है। पर्वतीय भागों में जहाँ सोते, झरने और झील मिलती है, वहाँ मानव और उसके चारों ओर आवास बना लेता है। इसी तरह भारत में इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, नर्मदा नहर के पानी से सुविधा होने से मरुस्थलीय भागों में भी जन बसाव अधिक पाया जाता है। जनसंख्या वितरण प्रतिरूप भूमिगत जल स्तर की गहराई से संबंधित है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जहां भूमिगत जल स्तर भूमि की सतह के समीप होता है, वह मानव बसाव आकार में छोटा और समीप समीप होता है। जैसे जैसे उत्तरी भारत, पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान, वहीं दूसरी ओर जहाँ भूमिगत जल स्तर गहराई पर होता है, वहां पर मानव बसाव बड़ा व दूर स्थित होता है। जैसे भारत के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात हम करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। जो खनिज जो होता है वो किस तरीके से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कई भागों में खनिज और उद्योगों के निरंतर विकास के कारण भी जनसंख्या का जमा हुआ है, जैसे दामोदर घाटी, पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर के पठारी में दक्षिण क्षेत्रीय उल्लेखनीय है। खनिजों का जो है वो जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करता है, क्योंकि खनिज जो होते हैं वो मिनरल्स को प्रभावित करते हैं। ये जो होता है, ये क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार, दामोदर नदी की घाटी, ये छोटा नागपुर का पठार, तो इन क्षेत्रों में खनिजों की अधिकता के होने की वजह से वहां की लोगों को रोजगार मिलता है, खनिज का डेवलप होता है, जिस वजह से वहां पर जनसंख्या का बसाव हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं पश्चिम की ओर थार के निकट सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात जनघनत्व तेजी से बढ़ रहा है। सबसे अधिक और बड़ा जमाव कोलकाता के हुगली के किनारे मिलता है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, सफदरजंग, करोलबाग और पटल नगर में जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। अगला है वर्षा की मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल। प्राय यह कहा जाता है कि उपजाऊ मिट्टी के साथ वर्षा दिनों दोनों मिलकर जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण पश्चिम से पूर्व की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। एक है अनावृष्टि व सूखा। भारत में जनसंख्या के वितरण अनावृष्टि से भी प्रभावित होता है। भारत के पश्चिमी भाग में प्रत्येक
तीसरे वर्ष अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मानव की सभी आर्थिक क्रिया प्रभावित होती है। इस क्षेत्र में जनसंख्या दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये कुछ कारक थे, जो भौतिक कारक थे, वो जनसंख्या के वितरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, आप फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, भौतिक कारक हैं, उनको एक शांत मन से सोचेंगे कि जनसंख्या के वितरण को ये क्षेत्र किससे प्रभावित करती है, तो आप समझ पाएंगे कि मैदानी भागों में, पर्वतीय भागों में, पठारी भागों में, तटीय भागों में किस तरीके से जनसंख्या का वितरण जो होता है वो मानव जीवन को प्रभावित करता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपने हमारा LBS गोंधरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।